सिविल बेसिक्स 21 हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का आज टॉपिक ले रहा हूँ टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी का उल्लेख किया था। आज हम टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी का कंसेप्ट समझाने जा रहे हैं। तो देखिए इसके संबंध में ये टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी क्या है, इसके कुछ बिंदु। इसे जो है 1915 ईस्वी में एल्फ्रेड वेगनर, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा ये थ्योरी स्थापित की गई। सबसे पहले इन्होंने ही इस थ्योरी के जनक हैं, इनके द्वारा ही स्थापित हुई है 1915 में। एल्फ्रेड वेगनर ये जर्मन वैज्ञानिक हैं। इनकी थ्योरी के अनुसार हमारी ये जो पृथ्वी है, ये पहले इसमें केवल एक ही कॉन्टिनेंट था, एक ही महाद्वीप था, विशाल महाद्वीप जिसको कहा जा सकता है। एक ही विशाल महाद्वीप था जिसे कि सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। एक विशाल महाद्वीप था, सुपर कॉन्टिनेंट था, यानी इसके चारों तरफ केवल एक ही क्रस्ट जो है टूटे टुकड़ों में नहीं बटी हुई थी। वन पीस में हमारा एक जो है कॉन्टिनेंट था, जिससे कि पेंगिया भी बोलते हैं। ये जो है टूट गया इनटू प्लेट्स। पहले एक ये था हमारा, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व। उसके बाद धीरे धीरे ये कॉन्टिनेंट ठंडा होता गया। ठंडा होने से इसमें श्रिंकेज हुआ। श्रिंकेज के कारण इसमें दरारें उत्पन्न हुई और उन दरारों के फलस्वरूप ये कई टुकड़ों में टूट गया। तो आज स्थिति में इसमें ये कई टुकड़ों के रूप में टूटा हुआ है सुपर कॉन्टिनेंट, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें बनी गई हैं। तो पूरे दुनिया में 7 मेजर प्लेट्स हैं, जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, उनको 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है। जिनमें से एग्जाम्पल के लिए एक तो यूरेशियन प्लेट है, जिसमें यूरोप और एशिया का भाग आता है, एक ये प्लेट है। नॉर्थ अमेरिका की एक अलग प्लेट है, साउथ अमेरिका की भी एक अलग प्लेट है, अफ्रीका की भी एक अलग प्लेट है। तो इस तरह से ये कई भागों में है। इसका हम अभी आगे विस्तार से बताने जा रहे हैं। यानी एक सुपर कॉन्टिनेंट कई छोटी छोटी प्लेटों में टूट करके विभाजित हो गया। छोटी छोटी प्लेटों में विभाजित हुआ है, कुछ बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। तो इस प्लेटों में टूटने के सिद्धांत को ही जो है हम टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी कहते हैं। क्योंकि ये सारी प्लेटें जब टूट गई, अलग अलग हो गई, और इन प्लेटों के ये प्लेटें जो है लिथोस्फीयर से मिलकर के बनी हैं। लिथोस्फीयर में अर्थ क्रस्ट है और मेंटल, अपर मेंटल का जो सॉलिड पोर्शन है वो भी शामिल है। तो इस लिथोस्फीयर के टुकड़े हुए हैं। ये लिथोस्फीयर के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, इसके नीचे जो लावा है उसके ऊपर, यानी जिसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, लावा इसमें होता है एस्थेनोस्फीयर में, और ये लिथोस्फीयर ये ऊपर का जो क्रस्ट वाला पोर्शन है ये है। इसके टूटने से ही ये हमारी प्लेटें बनी हुई हैं। ये हमारी एस्थेनोस्फीयर जो लावा के रूप में है, इसके ऊपर ये तैर रही हैं। तो ये फ्लोटिंग कंडीशन में है। ये सब जब फ्लोटिंग कंडीशन में है तो इनके बीच में समय के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ कि ये प्लेटें खिसकने लगी, एक दूसरे की पोजीशन चेंज होती रही, कोई इधर को खिसक गई, कोई प्लेट उधर को खिसक गई। समय के साथ साथ बहुत लंबे समय बाद काफ़ी देखा गया कि कुछ प्लेटें तो जो हैं काफ़ी दूर थीं और वहाँ से खिसक करके यहाँ पर आ गई। तो रीअरेंजमेंट भी इनका होता रहता है समय के साथ साथ। तो ये प्लेटों में टूटने का जो सिद्धांत है, इसी को हम टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी या टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जो हमारे अर्थक्वेक हैं, वो 90% अर्थक्वेक जो हैं इन्हीं प्लेटों की बाउंड्री जो है, इनका जो जॉइंट जंक्शन होता है, 2 प्लेटों का मिलान बिंदु होता है, वहाँ पर ही आते हैं। तो इन प्लेटों की जो बाउंड्रीज़ हैं उन्हीं पर मेजर, यानी ज़्यादातर संख्या में अर्थक्वेक यहाँ पर आते हैं। प्लेट के अंदरी भाग, भीतरी भाग में जो अर्थक्वेक आते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत काफ़ी कम होती है। तो ये हमारा टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी का जो सिद्धांत है कि ये प्लेटें, होता क्या है एक्चुअली, ये प्लेटें आपस में एक दूसरे के सापेक्ष गति करती रहती हैं और गति के फलस्वरूप
ये आपस में टकराती भी हैं, ये एक दूसरे के विरुद्ध विपरीत दिशा में भी चलती हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी मूवमेंट करती हैं। तो इनकी जो बाउंड्रीज़ की कंडीशन है, इन प्लेटों की जो बाउंड्रीज़ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह के अर्थक्वेक इसमें आएंगे। तो अब इसके बाद हम लेते हैं कि प्लेट बाउंड्रीज कैसी होती हैं। इन्हीं प्लेटों की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनकी बाउंड्रीज कितने प्रकार की होती हैं। तो प्लेट बाउंड्रीज जो हैं इसकी 3 तरह की हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री देखें, सबसे पहले तो एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे के पास पास आ रही हैं। ये इधर इस दिशा में मूव कर रही है, ये इस दिशा में मूव कर रही है। जब दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं तो या तो वो सीधी सीधी टकराती हैं तो तेज टक्कर होती है और वहाँ से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर जो है चढ़ जाती है। तो अब जैसे ही ये प्लेट आगे को मूव करेगी, ये इस प्लेट के ऊपर चढ़ती चली जाएगी और इस प्लेट को नीचे दबाती चली जाएगी। तो समय के साथ साथ ये प्लेट नीची हो जाती है, ये ग्राउंड लेवल भी नीचा हो जाता है और ये यहाँ का हिस्सा जो है ये ऊपर उठता चला जाता है। तो इस तरह से ये हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री कहलाती है। इसको हिंदी में अभिसारी सीमा कह सकते हैं, अभिसारी सीमा। तो ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है का एग्जाम्पल है, यानी 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे के नज़दीक आती हैं और तब जो है ये कन्वर्जेंट बाउंड्री कहलाती हैं। और दूसरा केस है डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री में देखिए, ये 2 प्लेटों के सिरे हैं और जब ये 2 प्लेटों के सिरे हैं तो दोनों प्लेटें जो है एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये इधर को हट रही है, ये इधर को हट रही है, बीच में स्पेस बढ़ता चला जा रहा है। जब यहाँ पर स्पेस बढ़ता जा रहा है तो नीचे का जो हमारा स्टेनोस्फीयर का लावा है, ये इस भाग में ऊपर को उठ जाता है और यहाँ जगह पा करके ये ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो इस तरह की भी घटनाएं आती हैं। और अगर इस भाग में समुद्र है, ये हिस्सा समुद्र में पड़ता है, तो वहाँ पर पानी एक साथ इसमें आ जाता है और वो सुनामी को उत्पन्न करता है। उसके कारण सुनामी उत्पन्न होती है कि अगर ये चट्टान की बाउंड्री जो है समुद्र के अंदर हो और ये जब खुले मैदान में होती है तो फिर इसमें ज्वालामुखी के निकलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से ये हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री हो गई, जहाँ पर ये बाउंड्री एक दूसरे से दूर को हटती है। इसी को हम डाइवर्जेंट या अपसारी सीमा कहते हैं, इसको अपसारी सीमा बोलते हैं। एक तीसरे प्रकार की बाउंड्री और इस तरह की होती है। ये 2 चट्टानें हैं, अलग अलग 2 प्लेटें हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं डिफरेंट, और दोनों प्लेटों में जो मूवमेंट है वो पैरेलल हो रहा है, एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। यानी ये शियर कंडीशन में एक दूसरे के विरुद्ध एक दूसरे से सटे हुए खिसकती हैं। तो इनके में रिलेटिव स्लिप होता है, इसमें जो है सापेक्ष सरकन उत्पन्न होती है। तो ये रिलेटिव स्लिप के कारण ये इधर को खिसक जाती है, ये इधर को खिसक जाती है। तो इस तरह की जो सीमा होती है वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के नाम से जानी जाती है। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं रूपांतरण सीमा। तो ये हमारी रूपांतरण सीमा हो गई, ये हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री यानी अपसारी सीमा हो गई, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री यानी अभिसारी सीमा हो गई। इस तरह से ये नीचे का हिस्सा जो है ये लिथोस्फीयर या एस्थेनोस्फीयर को दर्शा रहा है, जो कि लावा के रूप में होता है, और जो ऊपर का हिस्सा है ये लिथोस्फीयर है। और लिथोस्फीयर में अर्थ क्रस्ट और अपर मेंटल का जो ठोस भाग है वो शामिल होता है कुछ दूरी तक। तो इस तरह से ये हमारी प्लेट बाउंड्रीज हो गई। प्लेट बाउंड्रीज के बाद अब हमारी पृथ्वी जिन बड़ी बड़ी प्लेटों में टूट करके विभाजित हुई है, उन प्लेटों के नाम देख लें पहले। यूरेशियन प्लेट, पहला यूरेशियन प्लेट, दूसरा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अथवा कुछ लोगों के अनुसार ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है इसमें इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसको अलग अलग मानते हैं। लेकिन यहाँ पर मतभेद है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग प्लेटें हैं और कुछ का मत है कि ये दोनों अलग नहीं हैं, केवल क्रैक है ऊपरी सिरे पर, बाकी दोनों प्लेटें जो हैं कंबाइंड हैं, एक साथ हैं, इसीलिए इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के रूप में कहा जाता है।
और ये कभी कभी इसको हम अलग अलग इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से ये एक ही प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तीसरी प्लेट पैसिफिक प्लेट है, चौथी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, पाँचवीं साउथ अमेरिकन प्लेट है, छठी अफ्रीकन प्लेट है और सातवीं एंटार्कटिक प्लेट है। तो ये नाम तो आप परिचित ही होंगे कि एंटार्कटिक कहाँ पर है, अफ्रीका कहाँ है, साउथ अमेरिका कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका कहाँ है। तो इन्हीं भागों को सम्मिलित करते हुए ये प्लेटें दर्शाई गई हैं। अब इसके बाद कुछ माइनर छोटी छोटी प्लेटें भी हैं। ये तो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, 7 बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें। छोटी प्लेटों के जो नाम हैं वो फिलीपींस प्लेट है, एक फिजी प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, जुआन डी फ्यूका प्लेट है और नजका प्लेट है, काकोस प्लेट है, स्कोटिया प्लेट है और अरबियन प्लेट है। तो ये प्लेटें जो हैं हमारी माइनर प्लेट हैं। अब आप इनको एक मैप में भी देख सकते हैं। इन प्लेट जो है मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में सबसे पहले यूरेशियन प्लेट आती है। ये यूरोप और एशिया को मिला करके यूरेशियन प्लेट कहलाती है। दूसरी हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट को सम्मिलित रूप से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के मत के अनुसार ये 2 अलग अलग प्लेटें हैं और कुछ के अनुसार ये एक ही प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जानी जाती है। तो ये 2 प्लेटें हो गई। इसके बाद एक ये है अफ्रीकन कंटिनेंट को शामिल करते हुए अफ्रीकन प्लेट है, ये यहाँ पर है। और फिर ये साउथ अमेरिका के रीजन को कवर करते हुए ये साउथ अमेरिकन प्लेट हो जाएगी यहाँ पर। और ये हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ऊपर हो जाएगी। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पश्चिम में एक ये पैसिफिक सागर है, वहीं पर ये पैसिफिक प्लेट है। तो इस तरह से 6 प्लेटें ये हो गई। और सबसे नीचे एंटार्कटिक प्लेट है, वो हमारी ये नीचे के भाग में आती है, ये दक्षिणी ध्रुव के पूरे क्षेत्र को कवर किए हुए है। तो इस तरह से ये 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। और इन 7 बड़ी बड़ी प्लेटों के बाद फिर हम छोटी प्लेटों की बात करते हैं। तो माइनर टेक्टोनिक प्लेट जो हैं उनमें देखिए, एक ये यहाँ पर चीन के पूर्वी भाग में ये फिलीपींस प्लेट है यहाँ पर। और ये जो हमारा ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट के इस भाग में जो है यहाँ पर फिजी प्लेट है। फिजी प्लेट के बाद फिर इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के बीच में ये हमारी अरबियन प्लेट है यहाँ पर। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में हम देखते हैं ये कैरिबियन प्लेट एक आती है। फिर इसी से सटी हुई काकोस प्लेट है और काकोस प्लेट के ठीक नीचे जो है नजका प्लेट है। और नजका प्लेट में के नीचे यानी साउथ अफ्रीकन प्लेट के बॉटम भाग में ये हमारी स्कोटिया प्लेट यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर स्कोटिया प्लेट स्थित है। और इसके बाद जो है ये नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो है जुआन डी फ्यूका प्लेट है, ये यहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से ये माइनर प्लेट है भी हो गई और ये मेजर प्लेट हो गई। इनकी लोकेशन को आप इससे रिलेटेड और बहुत सारे मैप गूगल मैप पर दर्शाए गए हैं। आप इनको विधिवत किसी भी नक्शे को देख करके इसकी डिटेल कभी भी देख सकते हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट्स के बाद अब टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में संक्षेप में बता रहे हैं कि भूकंप हमारे कितने प्रकार के होते हैं। इनका क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो प्लेस के अकॉर्डिंग कि इनका ये कहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, यानी ये भूकंप उत्पन्न किस जगह पर हुआ है, उसके आधार पर ये भूकंप 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा इंटरप्लेट अर्थक्वेक है और दूसरा है इंट्राप्लेट अर्थक्वेक। तो इंटरप्लेट अर्थक्वेक कौन से होते हैं इसको पहले समझ लें इसका मीनिंग। इंटरप्लेट का अर्थ, जैसे हम गेम कराते हैं, कोई भी जिला स्तर पर गेम होते हैं तो इंटर डिस्ट्रिक्ट गेम कहलाते हैं, राज्य स्तर पर गेम होते हैं तो इंटर स्टेट गेम कहलाते हैं। तो इसी तरीके से इंटरप्लेट अर्थक्वेक का मतलब होता है कि 2 भिन्न भिन्न प्लेटों के बीच में उत्पन्न होने वाले अर्थक्वेक, यानी 2 भिन्न भिन्न प्लेटों टेक्टोनिक प्लेटों 2 भिन्न भिन्न टेक्टोनिक प्लेटों
की आपस में टक्कर के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले भूकंप इस श्रेणी में आते हैं, जिनको कि इंटरप्लेट अर्थक्वेक कहते हैं। तो ये हमेशा प्लेट की बाउंड्री पर ही आते हैं, टेक्टोनिक प्लेट की। और ये इंट्राप्लेट अर्थक्वेक ये किसी भी टेक्टोनिक प्लेट के भीतरी भाग में ऊर्जा के संचित हो जाने के कारण जब वो ऊर्जा भूकंप के रूप में उत्सर्जित होती है, फॉल्ट बनता है, दरार बनती है, तो उस दरार में विचलन होता है, स्लिप होता है। तो उस स्लिप के फलस्वरूप ही जो है इसके भीतरी भाग में जो भूकंप उत्पन्न हुए हैं उनको हम इंट्राप्लेट अर्थक्वेक कहते हैं। इसको भीतरी प्लेट अर्थक्वेक भी हिंदी में लिख सकते हैं। और इंटरप्लेट का मतलब होता है अंतः प्लेट अर्थक्वेक। तो ये हमारे प्लेस के आधार पर दो प्रकार के हुए, इंटरप्लेट और इंट्राप्लेट अर्थक्वेक। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू फोकल डेप्थ। फोकल डेप्थ यानी भूकंप की उत्पत्ति किस जगह से हुई है, भूकंप पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई से उत्पन्न हुई है, उस की गहराई को हम फोकल डेप्थ कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी उसकी कितनी गहरी है ज़मीन की सतह से, उसके आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है, शैलो अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक और डीप अर्थक्वेक। तो शैलो अर्थक्वेक वे होते हैं जिनकी फोकल डेप्थ जो है 70 किलोमीटर से कम होती है, और इंटरमीडिएट अर्थक्वेक वो होते हैं जिनकी फोकल डेप्थ 70 किलोमीटर से ज़्यादा होती है और 300 किलोमीटर से कम होती है। इसी तरह से जो डीप अर्थक्वेक हैं, तो डीप अर्थक्वेक ये इनकी फोकल डेप्थ 300 किलोमीटर से अधिक होती है और 700 किलोमीटर से कम होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी अर्थक्वेक 700 किलोमीटर से ज़्यादा गहराई पर उत्पन्न नहीं होता है। तो ये मैक्सिमम डेप्थ है, इससे ज़्यादा गहराई पर जो है कोई भी किसी भी भूकंप का जो है फोकल डेप्थ नहीं पाई जाती। तो इस तरह से 3 प्रकार के ये हो गए फोकल डेप्थ के आधार पर, और 2 प्रकार के ये हो गए प्लेस के आधार पर। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, कितने प्रकार के भूकंप होते हैं। अब इसके बाद कुछ शब्द जो कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वो भी साथ में देख लें। यहाँ पर एक फिगर में ये हमने अर्थ क्रस्ट दर्शा रखी है। ये पृथ्वी की क्रस्ट है का ऊपरी लेयर केवल बनाई है हमने गोलाई में। और मान लीजिए ये एक वो बिंदु है जहाँ पर भूकंप उत्पन्न हुआ है, और भूकंप यहाँ पर उत्पन्न हुआ, उसके कारण इसमें एक दरार पड़ी। दरार हमारी मान लो ये तिरछी डायरेक्शन में है, तो इसको हम फॉल्ट प्लेन कहते हैं। ये फॉल्ट हो गया, यानी जिस तल पर ये टूट रहा है, 2 अलग अलग भागों में बट रहा है, तो ये तो फॉल्ट प्लेन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये भूकंप का केंद्र कहलाएगा। तो ये बिंदु है, ये भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है हिंदी में, और इसी को कहते हैं, ये फोकस है, फोकस ऑफ अर्थक्वेक। तो फोकस के लिए एक शब्द और प्रयोग किया जाता है, ये हाइपोसेंटर। ये किसी भी अर्थक्वेक का हाइपोसेंटर है, जिसे फोकस भी कहते हैं। तो इसके लिए 2 शब्द अंग्रेजी में प्रचलित हैं। तो ये फोकस या हाइपोसेंटर हो गया जहाँ से भूकंप उत्पन्न होते हैं। और इसके बाद इस बिंदु से पृथ्वी की सतह तक की जो न्यूनतम दूरी होती है, मिनिमम डिस्टेंस, यानी ठीक वर्टिकल जो होता है, जिस बिंदु पर पहुँचता है उस बिंदु को हम उत्केंद्र कहते हैं, यानी एपीसेंटर कहते हैं। तो ये एपीसेंटर है इसका, जो न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु पृथ्वी की सतह पर, यानी सबसे ज़्यादा भूकंप की प्रभाव इसी जगह पर होगा, क्योंकि इसके किनारे के जो बिंदु हैं इनकी दूरी बढ़ती चली जाएगी, और दूरी बढ़ती जब चली जाएगी तो फिर इनका भूकंप का प्रभाव आगे की ओर धीमा होता चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा भूकंप का असर यहाँ पर होगा, क्योंकि ये कम दूरी पर है। यहाँ से जो तरंगें पहुँचेंगी जल्दी पहुँचेंगी, उनकी तीव्रता भी अधिक होगी, इसलिए यहाँ विनाश ज़्यादा होता है। तो ये उत्केंद्र हो गया और ये हमारा फोकस हो गया। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है ये फोकल डिस्टेंस कहलाती है। फोकस दूरी इसको भी कहते हैं, फोकस दूरी या फोकल डिस्टेंस कहते हैं। इसके बाद ये हमारी ज़मीन पर हमारा इसका एपीसेंटर हुआ। मान लीजिए इसके आसपास एक शहर यहाँ पर स्थित है, उस शहर में भूकंप अर्थक्वेक मेजरिंग स्टेशन है, जहाँ पर भूकंप की तीव्रता मापने के उपकरण लगाए हुए हैं। और ये यहाँ से जितनी दूरी पर होते हैं, इस एपीसेंटर से जितनी दूरी पर हमारा अर्थक्वेक मेजरिंग स्टेशन है, इसके जो बीच की दूरी होती है वो एपीसेंट्रल डिस्टेंस कहलाती है। उत्केंद्रीय दूरी, उत्केंद्रीय दूरी ये है, फोकस दूरी ये है, यानी एपीसेंट्रल डिस्टेंस ये है, फोकल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की हो गई। तो ये हमारे बेसिक टर्म्स हैं, इनके कंसेप्ट मीनिंग हमको
याद हमेशा रहने चाहिए, क्योंकि हर जगह इन्हीं की चर्चा होगी। एपी सेंटर कहा जाएगा, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एपी सेंटर ये वाला है कि ये वाला है, फोकस कौन सा है, ये है कि ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जहाँ से अर्थक्वेक उत्पन्न होता है उसी को हम फोकस कहते हैं। तो ये हमारे शब्द हो गए। इसके बाद एक आता है आइसोसीस्मल्स। एक वर्ड है आइसोसीस्मल्स। तो जो ये आइसोसीस्मल्स वर्ड है, इसका मतलब हुआ समभूकंपीय रेखाएं। तो समभूकंपीय रेखाओं का मतलब ये है कि ज़मीन पर हम कुछ बिंदुओं पर भूकंप की तीव्रता नापते हैं। ज़मीन के कुछ बिंदुओं पर हम भूकंप की तीव्रता नापते हैं, और अगर भूकंप की तीव्रता वहाँ पर जो है समान आती, जैसे इस बिंदु की जितनी तीव्रता है उतनी ही इस यहाँ पर भूकंप की तीव्रता है, यहाँ पर तीव्रता उतनी है, यहाँ पर तीव्रता। तो अगर ये समान तीव्रता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है, अगर एक रेखा हम खींच लें, यानी ये समान तीव्रता के बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा हम फ्री हैंड ड्रा कर दें, तो यही रेखा जो है हमारी समभूकंपीय रेखा कहलाती है। इसको बोलते हैं समभूकंपीय रेखा। तो इन बिंदुओं पर देखिए, यहाँ 5 की तीव्रता है, यहाँ 4 की तीव्रता है, यहाँ पर 3 की तीव्रता है। तो ये हमारा 5 6, ये 5 है और ये 4 है, उल्टा है यहाँ पर, एक्चुअली ये 4 है, 5 4 और ये यहाँ पर ये 3। तो इस तरह से ये अलग अलग तीव्रता के हमारे बिंदु हैं, कोई भी हो सकते हैं तीव्रता यहाँ पर। तो एक ये समभूकंपीय रेखा हो गई, एक ये समभूकंपीय रेखा हो गई, एक ये समभूकंपीय रेखा। जैसे हमारी जो कंटूर लाइन होती हैं, समान उच्चता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, उसी तरह से इसमें होता है समान तीव्रता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं ही जो है आइसोसीस्मल्स कहलाती हैं। तो आज टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के अंतर्गत हम इतने ही टॉपिक को लेते हैं। इससे आगे के अभी काफ़ी मैटर इसमें है, बहुत से टर्म्स भी हैं, उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ये टॉपिक यहीं हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।